बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसी महीने के आखिर में इंतखाबात होंगे। हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं और ख़ुद कश्मीर के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। अपना अपना एजेंडा और अपना अपना बयानिया और अपना विज़न कश्मीर के अवाम के सामने पेश कर रही हैं। ये बात यहाँ तक तो बहुत दुरुस्त है, लेकिन कश्मीरी इंतखाबात के तनाजुर में जो इस वक्त सूरत हाल जारी है और एक दूसरे पर जो तनकीद का सिलसिला जारी है, उस पर कई सवालात उठते हैं। क्योंकि सवाल यहाँ पर यह ज़रूर पैदा होता है कि एक तरफ मुल्क में सिक्योरिटी के खदशात हैं और जो हमारे खित्ते में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमारे आस पास जो कुछ हो रहा है, हमने उसको मद्देनज़र रखना है। और इसी तनाजुर में हमने देखा कि कुछ हफ्ते कबल पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और सियासी जमातों की और पार्लिमानी लीडर्स की बैठक हुई और अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई। लेकिन कश्मीर के अंदर इंतखाबात के तनाजुर में जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात धरे जा रहे हैं और जो तनकीद हो रही है, वो किसका मकसद सर्व कर रहे हैं, ये एक अहम सवाल है। क्या हमें कश्मीर के अंदर ये सब कुछ करना चाहिए? फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत अपने सामने गवर्नेंस और महंगाई के चैलेंज को लिए हुए है और वो कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें और अब जो आखिरी 2 साल रह गए हैं उसमें हम आवाम को डिलीवर करें। उसके साथ साथ उसने ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत भी दे रखी है कि अहम इशूज़ पर वो आएँ, उनसे बातचीत करें, इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ाएं। तो ये भी एक अहम सवाल है कि अभी तक ऑपोजिशन की जानिब से उस पर भी कोई मस्बत जवाब सामने नहीं आया। तो आने वाले दिनों में फिर क्या हो सकता है? और इस वक्त कश्मीर के इंतखाबात को लेके जो एक सियासी गर्मा गर्मी नज़र आ रही है, क्या इसकी हिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा जूं जूं हम इंतखाबात के करीब जाएंगे? इन तमाम मामलात पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं जनाब अली मोहम्मद ख़ान, जो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया और आपको खुश आमदेद कहते हैं गुफ्तगू में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही है मोहतरमा शाहिदा रहमानी। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी और तजियाकार जनाब अदील वड़ाइच। अदील, आपको भी अपनी गुफ्तगू में बहुत खुश आमदेद कहते हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। आप फरमाइएगा, आप सबसे पहली जो बात हम करेंगे वो यही हम करेंगे कि जो इस वक्त कश्मीर में जो रैलियाँ जारी हैं उसमें जिस तरह से एक दूसरे पर इल्ज़ामात धरे जा रहे हैं और ऑपोजिशन तनकीद कर रही है, क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ पर इंतखाबात के हवाले से अपना एजेंडा पेश करें, विजन पेश करें अपना। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सबसे पहले तो मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। अब उसकी मैं वजाहत चाहूँगा कि मैं उस पर अपनी बात कर लूँ। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि किसी भी सूरत में ज़ातियात या ज़ाती तनकीद नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारी तरफ से हो या उनकी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से। कारकर्दगी पे बहस होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं एक और भी एक बात करना चाहूँगा। अदील वड़ाइच साहब शायद आपके साथ बैठे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और जो एक वाक़या हुआ हमारे जो है सदीक जान साहब के साथ, क्योंकि इनके बड़े क्लोज हैं और इनके अच्छे यूट्यूब प्रोग्राम भी होते हैं, तो उनको मैं इस सिलसिले में बहुत जो है मुझे अफसोस है इस पर, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बहुत काबिल अफसोस है। सदीक साहब बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। तो जावेद साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कल इस पे रहमान अजहर साहब के साथ भी मेरा प्रोग्राम था, वहाँ भी मैंने यही अर्ज किया। आपके प्रोग्राम में भी अर्ज करना चाहता हूँ कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और हर लिहाज से अहम है, और कश्मीर का इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और उसके बड़े असरात होते हैं। तो हमें एक तो जो हमारी जो भी नेशनल लेवल की लीडरशिप वहाँ जाए या जाती है, मुझे खुद दावतें हैं, मुझे मौका नहीं मिल सका कौमी असम्बली के इजलास की वजह से, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलता है शायद मैं भी जाऊँ जैसे दो के लिए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा, देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान की और दुनिया की भी नजरें इस इलेक्शन पे हैं, और अपनी जाती सियासत से बाला तर होकर इस पे एक पॉइंट तो मेरा ये है कि जब हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में इतना जुल्म करता है और वहाँ इंसानी जो जो इज़हार राय की जो आज़ादी है, और जो वहाँ मुसलमानों के साथ तो उसने जो जो जुल्म अजीम किया हुआ है, जो करबला की मिसालें वहाँ
वो रोज ताज़ा करता है। तो इस तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि न सिर्फ हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, बल्कि माहौल ऐसा रखें कि वहाँ सियासी गुफ्तगू हो, ना कि ऐसा कोई माहौल हो जिससे हमारे दुश्मन को बात करने का मौका मिले। एक तो ये बात है। दूसरा, कारकर्दगी पे बात करें। मैंने ये बात की है, कारकर्दगी पे बात होनी चाहिए। अपोजिशन जब वहां जाती है, वो बेशक हम पे हरफ तनकीद बनाए, हरफ तनकीद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पॉलिसीज को करे, जो पाकिस्तान में हमने, जो मेन लैंड पाकिस्तान में जो हम 2.5-3 साल से जो हमारी इधर हुकूमत है, हमारी पॉलिसीज को बिल्कुल तनकीद का निशाना बनाए, लेकिन जाती बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, हम लोग जब वहां जाएं तो मैं अपने हुकूमती जो हमारे लोग वहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, आपके पास इतना मवाद है। मैं खुद कश्मीर बहुत, जावेद साहब आपको शायद नहीं पता, मैं बहुत आया गया हूँ। तो वहाँ मैं मुजफ्फराबाद, बाव, आजाद कश्मीर, मीरपुर और इवन कोयटा सेक्टर के बॉर्डर तक भी मैं गया हूँ एमएनए-शिप के जमाने में। तो वहाँ तो इतने बेबहा मसाइल हैं, और जो मुस्लिम लीग नून की अभी 5 साल की हुकूमत गुजरी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त उससे पहले 5 साल रहे, तो वहाँ इतनी सुकम है इनकी कारकर्दगी में कि उस पर मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ। सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे पास मवाद इतना है कि हमें उनकी जाती तो बात हम ना टच करते हैं और ना हमें करनी चाहिए। कोई करता भी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना करें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने 5 साल हुकूमत की है। रोडों की बड़ी दिगरगूं हालत है, और पहाड़ी इलाका है कश्मीर में, ज्यादा रोड उसके बड़े अहमियत रखते हैं। हेल्थ सेक्टर वहाँ बहुत तनज़्ज़ुरी का शिकार है, एजुकेशन सेक्टर बहुत तनज़्ज़ुरी का, और एक बहुत बड़ा मसला कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में, जो हमारी आजाद कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग, सब नहीं लेकिन कुछ सियासी लोग जो हैं वहाँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून की, करप्शन के बहुत ज्यादा शिकायत आते रहते हैं। तो ये तो हमारे मकामी क़यादत इन चीजों पे बहुत बात कर सकती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि मैं समझता हूँ कारकर्दगी पे बात हो, गवर्नेंस पे बात हो। और माशाल्लाह हमने, इमरान खान साहब ने हमारे पास जो है 5 साल का खैबर पख्तूनख्वा का रिकॉर्ड हमारे सामने है, और अभी जिस तरह हमारा जो इकोनॉमी उठ रही है, तो बावजूद हर तरह के मुश्किल हालात के 4 का जीडीपी टच करना ये मजाक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं लाइंस पे हम बात करें तो बेहतर, और मे द बेस्ट पार्टी विन, जो कश्मीर के लिए बेहतर है अल्लाह करे वही। ठीक है, ठीक है। अदील बड़ाई साहब, आपकी तरफ आएंगे। अगर आप देखें पिछले साल की तकरीर वज़ीर आज़म इमरान खान की, जो उन्होंने यूएन के अंदर की थी, कश्मीर के हवाले से उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये बात की थी और पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाया था। और आज वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब ने भी ये कहा है कि इमरान खान साहब ने कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदा होने का हक़ अदा किया है और पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचाया है। हम देखते रहे, हम कवर करते रहे, मैं ख़ुद यूएन जाता रहा हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा को कवर करता रहा हूँ। पहली बार हमने ये महसूस किया और हमने देखा कि कश्मीर के मामले को इस वजाहत के साथ पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया था। जावेद साहब, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अपने सियासी मकासद के लिए आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जाकर गलत बयानी से काम लें, अवाम की आंखों में धूल झोंकें, फैक्ट से हटकर बात करें, और जानते बूझते हुए जो पार्लिमानी कमेटी की ब्रीफिंग्स में हकाइक से आप आगाह हों, इससे कबल ब्रीफिंग्स में आप हकाइक से आगाह हों, और उसके बाद आप जाकर ये कहें कि जी कश्मीर का सौदा कर दिया गया है, और कश्मीर से मुतल्लिक जो वहाँ पर जो आज बात की गई है, तो बेसिकली ये कश्मीरियों के दिल फीके किए हैं उन्होंने जाकर सिर्फ अपनी सियासत के लिए। इमरान खान जो यूएनजीए में गए और जिस अंदाज में उन्होंने, जावेद साहब बात की, आपने भी यूएनजीए के सेशंस अटेंड किए हैं, कभी पाकिस्तान के किसी रहनुमा को मैंने तो अपने सहाफ़ती कैरियर में इस अंदाज में कश्मीर का मुकदमा वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर लड़ते नहीं देखा। और जिस अंदाज में उन्होंने बात की और इस मामले को सेंसिटाइज किया गया, इवन शाह महमूद कुरैशी ने मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके कश्मीर की बात की, जब कोई बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में कोई आलमी रहनुमा आता है कश्मीर का मामला उठाया, तो अब मसले का हल नहीं है, बताते क्या करना है, जंग करनी है, क्या जंग मसले का हल है। मामले को इतना सेंसिटाइज किया, मामले पे इतनी बात हुई कि भारत मजबूर हो गया कि वो कहता जी बैकडोर जो है या ट्रैक 2 में जी आए बैठे हैं, बात करें। भारत कह रहे हैं, आके हम कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम मुज़ाकरात की मेज पर बैठें, वो जो 5 अगस्त के इक़दामात हैं उनको वापस किया जाए, और जो पहले की जो सूरत हाल है उसको बहाल किया जाए। तो इसमें क्या हो सकता है, कोई ये हल भी तो नहीं बताते, ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के दौर में जितना एक्सपोज इमरान खान ने अपने ट्विटर के जरिए या उन्होंने खुद स्टेटमेंट्स दे के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उसको एक्सपोज किया है,
उसे फाशिस्ट कहा है, उसको हिटलर से जो तशबीह दी गई है, तो वो तो उसके लिए दर्द सर बना हुआ है, उनके लिए परेशानी बनी हुई है कि कहाँ दुनिया में ढढोरा पीट पीट कर हमें जो है वो एक्सपोज किया गया है, और कश्मीर के मामले पे और उनके इंटरनल प्रेशर जो हैं वो अलग हैं, और कश्मीर के मामले पे वो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी देखें हम यहाँ अभी जो उनका हाल ही में जो ड्रामा वहां पर बेनकाब हुआ, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो इसको नाम दे रहे थे, तो क्या है वो प्रेशर की वजह से सब कुछ करना पड़ रहा है ना। अगर उन पर प्रेशर नहीं है तो फिर ये सब कुछ ड्रामा वो क्यों कर रहे हैं। तो जो अवाम की आंखों में अपनी सियासत के लिए जो धूल झोंकना और जो नेशनल इश्यूज हैं, जो हमारे बड़े अहम इश्यूज हैं, मैं समझता हूं कि एक सियासत के लिए, एक इलेक्शन के लिए इस अंदाज में जाकर बात करना जो है ना सिर्फ कश्मीरियों बल्कि तमाम जो हमारे पाकिस्तानी हैं, ये उनकी दिल आज़ारी हो रही है। जो आपने अपने इंट्रो में भी बात की, इश्यूज पे कोई भी बात नहीं कर रहा। और हो क्या रहा है अभी तक जब से इमरान खान साहब की हुकूमत है, अपोजिशन अगर इश्यूज पे बात करती, बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिससे अवाम मुतासिर भी हुए हैं, उन पर बात करती है, और खुद हुकूमत ये कह रही है कि इन्होंने इश्यूज पे बात नहीं की, उनको टफ टाइम दिया जा सकता था। अब ये एक दूसरे पे इल्जाम तराशी क्यों कर रहे हैं? अब इल्जाम तराशी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वक्त जब इश्यूज पर बात करनी थी वो वक्त गुजर गया। अब जो बजट से पहले जो फिगर सामने आए जावेद साहब, वो जो 3.94 और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई इनकी, उसके बाद फिर बजट वाला मामला, और फिर ये कह रहे थे बजट मंजूर नहीं होने देना, वो इस अंदाज में बजट मंजूर हो गया कि ये वहां पर इनके 28 लोग मौजूद नहीं थे। अब उनके लिए बात करने को कुछ है नहीं है, तो अब इस तरह इन मामलात पर अगर बात करनी शुरू कर दी है तो फिर वो जो जग हंसाई क्या हो रही है, वो किस अंदाज में भारत जो है इन चीजों को वो बताएगा कि देखें जी इनकी अपनी सियासी क़यादत जो है वो कश्मीर में जाकर ये क्या काम कर रही है। शाहिदा रहमानी साहिबा की तरफ जाएंगे। शाहिदा साहिबा, अब ये जो इंतखाबी मुहिम होती है ये हो सकती है, आराम से भी हो सकती है। मुस्लिम लीग नून की वहाँ हुकूमत रही है, आप लोगों की हुकूमत रही है, आप जो हैं तजुर्बेकार सियासी जमातें हैं, मेच्योर सियासी जमातें हैं, क्या ही बेहतर होता कि एक दूसरे पर ज़ातियात पर तनकीद ना की जाती और अपना अपना विजन और एजेंडा कश्मीर के अवाम के सामने आप लोग रखते, जैसे आप हमेशा से रखते रहे हैं, तो इंतखाबी मुहिम आगे चलती, बजाय इसके कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाएं, ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखें जी, इस वक्त कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी के साथ अपने जलसे कामयाबी के साथ हो रहे हैं। फालिहाना वेलकम भी हो रहा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवार पार्टी के मंशूर को लेकर अपने लोगों के पास गए और लोगों ने देख लिया कि वो जो तब्दीली के नाम पर तबाही आई है पूरे पाकिस्तान में। अभी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जी हमने इशूज पर सियासत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इशूज पर ही सियासत की है। और आज भी आप ये देखें कि ये आज इस तरह से बात कर रहे हैं, कल जब ये अपोजिशन में थे तो इन्होंने पार्लियामेंट पे भी हमले किए, इन्होंने इदारों पे हमले किए। ये कश्मीर के इशूज को किस तरीके से दुनिया भर में किस तरह इन्होंने लोगों को कहा जा जाके वो सब कौन को याद है। आज ये हमें जो है लंबी लंबे वसीयत कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, इनसे पूछें कि इन्होंने अपने दौर में क्या किया। लेकिन आज वो लोग जो मोदी की कामयाबी के लिए दुआगो थे, जब मोदी इलेक्शन लड़ रहा था तो उसके लिए नए ख्वाहिशात भेजी गई। फिर उसके बाद कहा कि हम मसला कश्मीर हल करके आ गए, और कश्मीर में अगर ये तुम्हें नेक नियति के साथ खारजा पॉलिसी लेके चल रहे होते तो आज कश्मीरी इतनी अजियत के साथ इतने जब और आमरीत के अंदर ना रह रहे होते। अगर चौराहों पर, एयरपोर्ट पर इस तरीके से सिर्फ लगा दें कि इतने दिन, इतने महीने, इतने मिनट हो गए कश्मीर पे जुल्म होते हुए, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप उनकी आवाज में आवाज मिलाकर नहीं लड़ेंगे। कल तक तो आप कहते थे कि जी हम लड़ेंगे, आज कहते हैं जी हम जंग तो नहीं लड़ेंगे। भाई कश्मीरी जो अपनी जानें दे रहे हैं, जो वहां पर जुल्म और सितम का शिकार है, उनकी आवाज बनना पड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के झंडे को लहरा रहे हैं। वो पाकिस्तान से मोहब्बत आज तक उनके दिलों से हिंदुस्तान के मजालिम नहीं निकाल सके। और ये जो इलेक्शन है, लाजमी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कुछ पहली मर्तबा नहीं है। पीपल्स पार्टी से कश्मीर के का जो रिश्ता है वो अटूट है। और आप ये देख लें कि वो रिश्ता ऐसा है कि कश्मीरी का दिल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए धड़कता है। और हम अपने मंशूर को लेके गए हैं, हम अपने पैगाम को लेके गए, और हमें ज्यादा करने की जरूरत है। लोगों को खुद पता है कि पीटीआई के हुकूमत ने कश्मीरियों का जो कश्मीरियों पे मजालिम हो रहे हैं उसमें क्या रोल प्ले किया है।
किस तरह वो मोदी के लिए नेक ख्वाहिशात भी करते हैं। फिर उसके बाद इमरान खान के होते हुए ये जरूरत हुई कि वहां पर वो तमाम हदबंदियों को क्रॉस किया गया, आर्टिकल 178 का इस्तेमाल करके वहां की जो इंसानी हकूक है उसको वायलेट किया गया। क्या करिए आपने, कौन से आपने सफारतकारी के जरिए कश्मीरियों का हक जो हकूक की जंग लड़ी है, आपने क्या किया? सिर्फ आपकी किसी जगह जाने, आप तो बैक हो जाते हैं बहुत सी जगहों पे। तो इस वक्त भी हमने भी अभी बजट के अंदर की बात हुई, बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर रोल प्ले किया जो बजट का मैं करना चाहिए था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल पार्टिसिपेशन भी की। और जो लेकिन अगर किसी के मेंबर्स कम थे या ज्यादा थे, लेकिन इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इलेक्शन में गई है और इलेक्शन को हम भरपूर तौर पे तशरीफ भी कर रहे हैं, हिस्सा भी नहीं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि हम जो है कोई पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। पाकिस्तान की बदनामी का बाइस वो थे जब हम आपने मोदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान की बदनामी का बाइस वो है ये जाहिर है हिंदुस्तान ने वहां पर इंसानी हुकूक को सर्च किया और हुकूमत बेबस रही। शाहिदा साहबा, जाहिर है कि हुकूमतें, सियासी हुकूमतें जमहूरियत के अंदर सियासी जमातें हुकूमतें बनाती हैं, मुज़ाकरात सियासी जमातें करती हैं, मुल्कों के साथ मुज़ाकरात भी आपके ज़ाहिर हुकूमती करती है। जहां आपको मसल दिखाना होता है, जहां आपको अपनी क़ुव्वत दिखानी होती है, तो वो आपकी अस्करी क़ुव्वत होती है। और यही कुछ अली मोहम्मद खान साहब हमने दिखाया, जो भारत ने किया, हमने उनको रिस्पॉन्ड किया, और उसके बाद भारत को अंदाज़ा हुआ कि अब मामला इतना आसान नहीं है। बहरहाल कश्मीर का मामला जो है ये तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो भी हुकूमत रही है उसने इस मामले को उठाया है। अली मोहम्मद खान साहब, आप बताइए कि आप किस हद तक इस मामले में आगे गए हैं और क्या आपकी सिफारती कामयाबियां हैं। जैसे कि हमने जिक्र किया कि वज़ीर आज़म साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस इशू को उठाया, और फिर इस पर ज़ाहिर है कि मज़ीद आपको एक जारहाना हिकमत अमली की ज़रूरत है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। जावेद साहब, जिस तरह मैंने शुरू में बात की, दोबारा ये कहना चाहूंगा कि ये लोग इसको किसी बल्दियाती इलेक्शन की तरह या लड़काने या मर्दान का या पेशावर का या पिंडी का इलेक्शन नहीं है, कश्मीर का इलेक्शन है। हर चीज पे दुनिया की नजर होती है। अपनी सियासत के लिए जब ये लोग ये बात करें कश्मीर को बेच दिया, फलाना कर दिया, कश्मीर को कोई पाकिस्तानी बेच सकता है? पाकिस्तान हमारी माँ है, कश्मीर हमारी शरग है। जो पाकिस्तानी अपने हलाल का जना होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता वो 1 इंच भी दे। तो ये इस तरह की गैर संजीदा गुफ्तगू करना, आप आए इश्यूज पे आए, बात करें। देखें, इसमें 2 बुनियादी पैरामीटर्स हैं जिस पे बात की जा सकती है। पहले पे तो बात करनी ही फजूल है, वो इस तरह से कि चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, हमारी हो, नून की हो, कोई डिक्टेटर बैठा हो, किसी की जरूरत है कि पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर का उससे 1 इंच पीछे हटे? कोई आवाम छोड़ेगी फिर हमें या इन्हें? तो कश्मीर पे जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है उस पर सारी हुकूमतें रही। सिर्फ ये रहा कि कुछ लोग उसमें अपनी एडवोकेसी के जरिए, अपनी तकारीर के जरिए ज्यादा जान डाली, जैसे माजी में भुट्टो साहब ने किया, और अभी हाल में इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशंस में जाके जिस तरह उन्होंने इसको एक ऐसे तरीके से किया कि लोग भुट्टो को हिटलर से इक्वेट करने, सॉरी ये मोदी को हिटलर से इक्वेट करने लगे कि उन्होंने जो हिंदुत्व थियोलॉजी को एक्सपोज किया है। दुनिया में पहले कोई बात नहीं करता था हिंदुत्व थियोलॉजी क्या चीज है। आरएसएस की हिंदुत्व थियोलॉजी और उसको फिर हिटलर की नाजीज्म से इक्वेट करके दुनिया में जब उन्होंने बात की, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब ने उसको वो पहली बार समझे, क्योंकि वो आरएसएस या मोदी को तो उस तरह से नहीं समझते। वो तो समझते थे कि शायद ये बहुत बड़ी कोई डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान उनका एक बहुत बड़ा सेकुलर उन्होंने शक्ल सी बनाई हुई। इमरान खान साहब ने उनकी शक्ल से मास्क छीन के दुनिया को दिखा दिया कि भाई ये वो लोग हैं जो मुसलमानों से जुल्म कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों से भी नहीं, अपने मेनलैंड हिंदुस्तान में जो दलित के साथ करते हैं, जो सिख्स के साथ, जो वहां मसीहियों के साथ करते हैं, ये सारा इमरान खान साहब ने दिखाया। तो मैं समझता हूँ ये तो एक बड़ा तारीखी किरदार उन्होंने अदा किया। अब दूसरा आती है ये चीज कि इलेक्शन किन चीजों पर लड़ी जाएगी। कश्मीरियों को पता है, आजाद कश्मीर के कश्मीरियों को पता है कि कोई भी पाकिस्तानी हुकूमत हो वो उनके कॉज में उनके साथ रियासत पाकिस्तान खड़ी है। अब बात आती है गवर्नेंस, जो उनके रोजमर्रा के मसाइल हैं उस पे पीपल्स पार्टी जाके बताएं कि उन्होंने सिंध में क्या कारनामे किए हैं 12वां-13वां साल, और पूरे पाकिस्तान में 2008 से 13 तक हुकूमत रही, क्या कोई करप्शन कम की उन्होंने? आजाद कश्मीर में जब इनकी हुकूमत थी, तो बहुत बड़े मेडिकल कॉलेजेस बनाए,
वहाँ यूनिवर्सिटियां लेके आए, कोई बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए, डैम्स बनाए, क्या बनाया? क्या करप्शन कम की? मेरिट पे जॉब्स दी उन्होंने कश्मीरियों को, उनको उनका हक मिला? जो मरकज में उनके फाइनेंस के इश्यूज हैं, क्या वो उन्होंने हल किए? मुझे आज भी याद है 2016 में जब मैं कश्मीर में मुजफ्फराबाद यूथ के कन्वेंशन पे जा रहा था, मैंने खान साहब से पूछा कि खान साहब की मैसेज देना है, हमारे अपोजिशन का जमाना था वो। खान साहब ने मुझे कहा ली उनको कहना हमारी उधर कश्मीर के कश्मीरी यूथ को कि हमारी पॉलिसी ये है कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे। तो आज जो हमारा मैसेज है तहरीक इंसाफ का वो यही है कि आजाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ उनके फैसले कश्मीरियों की मनमर्जी के मुताबिक करेंगे, और उनको सबसे बड़ा फायदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने का ये होगा कि एक तो उनकी कोऑर्डिनेशन होगी, मरकज में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, वहां भी अगर होगी तो बिजली वगैरह के, पानी के जो मसाइल हैं, फाइनेंस के, बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी। और हमने साबित किया है, सिर्फ 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की है। जावेद साहब आप वहां कहें, अल्लाह खुदा लगती बात करें कि क्या वहां पे हेल्थ और एजुकेशन और पुलिस करीब तो क्या ये हक नहीं है आजाद कश्मीर का कि वहां भी है? और बाकी पाकिस्तान में भी जो है हम कोशिश करें, जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, आज नून का कोई नुमाइंदा नहीं है तो, लेकिन वो बताए ना आके कि 5 साल में उन्होंने कश्मीर को क्या दिया। इस पे नहीं बात करते, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। मैं समझता हूँ ये जज्बाती मजबाती नारों पे आप कश्मीरियों को धोखा नहीं दे सकते। यू मस्ट कम अप क्लीन एंड टेल देम व्हाट हैव यू गिवन देम इन योर 5 years ऑफ गवर्नेंस इन कश्मीर। पीपल्स पार्टी ने उनको क्या दिया 11-12 से 15-16 तक, नून ने उनको क्या दिया? जी अदील वड़ाई साहब, आपके ख्याल में ये अब इंतखाबात जो हो रहे हैं, अवाम को किसको वोट देना चाहिए? मैं जमात की बात नहीं कर रहा, यानी वो कौन लोग होने चाहिए जो कश्मीर में इस वक्त उनको हुकूमत में आना चाहिए, जो एक लेज़ान हो, जो एक पैगाम हो, रियासत पाकिस्तान के साथ भी हो, मरकज़ी हुकूमत के साथ भी हो, और पूरी दुनिया को एक ही पैगाम जा रहा हो ताकि एक इत्तेफाक हो। जावेद साहब, कश्मीर में जो हुकूमत बनती है वो तो जो मरकज़ में हुकूमत बैठी होती है, तो या गिलगित बल्तिस्तान में भी जो हुकूमत बनती है तो ये कहा जाता है जी कि वो जो यहाँ मरकज़ में हुकूमत बैठी है उन्हीं की पार्टी की हुकूमत बननी है। तो जो इलेक्टेबल्स भी होते हैं ये भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो बज़ाहिर तो ये लगा, लेकिन यहाँ पर अब क्या शुरू हो चुका है कि आप अगर इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं, कोई उसमें मुदाखलत नहीं है, अब पहले जैसी बात नहीं रही, अब जिस तरह ज़िमनी इलेक्शंस में यहाँ होता रहा है, हार जाएं देखें जी इनकी पॉपुलैरिटी गिर गई है, जीत जाएं देखें जी ये धांधली कर दी है। मतलब एक तरफ खड़े नहीं होना। और अब फिर ये जो मुबसरीन है वो ये कहते हैं जी ये तो इलेक्शन ही हुकूमत के होते हैं। तो मेरे ख्याल में, मेरा अपना ख्याल वैसे ये है कि ये बड़ा मैटर करता है कि वफाक में किसकी हुकूमत है, और ये बड़ा इम्पैक्ट होता है इसका। और उनकी नज़रें भी चूँकि इस जानिब होती हैं, यहाँ होती हैं, बहुत सारे मामलात में बड़ा अहम किरदार होता है यहाँ वफाक का, फेडरेशन में बैठी हुई हुकूमत का। तो ज़ाहिर है ये फ़ैसला तो लोगों ने ही करना होता है, वोट तो उन्होंने ही देना होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन है माजी की तरह, ये भी जो वफाक में बैठी हुई हुकूमत है यही वहाँ पर हुकूमत बनाएगी उनकी जमात। ठीक है शाहिदा रहमानी साहिबा, सियासत तो ज़ाहिर है होती रही है इस मुल्क में भी, हर 5 साल बाद इलेक्शंस हो जाते हैं, अब बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, वहाँ भी सियासत होती रहेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आज़ाद कश्मीर के तनाजुर में हम बात कर रहे हैं कि क्या ही बेहतर होता कि आपकी जमात भी बस लोगों के सामने अपना एक विजन रखती, अपना मंशूर रखती, जैसे कि आप रखते आए हैं, लेकिन बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाएं, तो ये बेहतर ना होता कि मंशूर रखा जाए, लोगों को बताया जाए कि आप हमें अगर वोट देंगे तो क्यों देंगे और हम आपके लिए क्या करेंगे। जैसे अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि आप लोगों की तो हुकूमतें रही हैं वहां पे, आपने क्या कुछ किया है? देखिए, हमने कश्मीरियों के लिए जो किया, कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए धड़कते हैं। आज कश्मीरी दुनिया भर में अगर बैठे हैं तो उसका सेहरा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि उनके लिए दुनिया भर में ना सिर्फ उनकी आवाज को दुनिया भर में फैलाया, बल्कि उनको सारी दुनिया में आज वो अपने हकूक की जद्दोजहद के लिए हर जगह हैं। और वो पीपल्स पार्टी के मशहूर ममनून है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ही ने वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हो या हेल्थ सिस्टम, तमाम चीजों का पीपल्स पार्टी ही वहां लेके गई। उनकी जायज बुनियादी हकूक, असल चीज उनकी आजादी की जो जद्दोजहद है, जो जंग है, उसको इंटरनेशनल फोरम पे लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कश्मीरियों के दिल धड़कते हैं। और रही अली मोहम्मद साहब से आप बात कर रहे थे कि जी आप कश्मीर पर बात कर रहे थे, वो सिंध पर आए।
तो अभी एक केपीके की मिसाल दे रहे थे, केपीके से आप देखें कि कितने 30-35 हजार लोग कराची आते हैं इलाज के लिए, सिंध आते हैं इलाज के लिए। अगर हमारी हुकूमत इतनी बुरी है तो पूरा केपीके और पंजाब जो है मुफ्त बाईपास कराने के लिए, लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, कैंसर के इलाज के लिए और तमाम तर बीमारियों के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत दे रही है, यही वो वजह है। आप कितना ही प्रोपेगेंडा करें, कितना पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें करें, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ साजिशें करें, लेकिन हमारा मिशन, हमारा विजन अवाम की खिदमत है जो हम कर रहे हैं। और सिंध हुकूमत हमें किसी ने खैरात में नहीं दी, अवाम हमें मुंतखब करते हैं, अवाम भारी मैंडेट देते हैं क्योंकि हम उनकी खिदमत करते हैं। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए सिंध आते हैं, इलाज के लिए सिंध आते हैं, एजुकेशन के लिए सिंध आते हैं, और उसके बावजूद आपका जो है नोहा खत्म नहीं होता। कोई आपने सुना कि सिंध से केपीके के लोग जा रहे हैं इलाज कराने के लिए या वहां पे रोजगार के लिए जा रहे हो या वहां किसी और, क्योंकि वहां पर तो कुछ है ही नहीं, वो सब तो यहाँ आते हैं। हत्ता कि यहाँ से आपके एमएनए एमपीएस भी केपीके से ताल्लुक रखने वाले यहाँ से मुंतखब होके जा रहे हैं। क्या आपके अंदर है कि मैं आकर वहां केपीके में इलेक्शन लड़ सकती हूँ? ऐसा नहीं है। हम लोग बड़े मेहमान नवाज भी हैं, बड़ा दिल भी रखते हैं, बड़ी खिदमत पे भी यकीन रखते हैं। ये पीपल्स पार्टी का शुरू से मंशूर रहा और हमने यही खिदमत की जज्बे को लेके चल रहे हैं। हमारे इलेक्शन 90s में भी चुराए गए, बाद में भी चुराए गए, जब लेकिन पीपल्स पार्टी खत्म नहीं। आपने देखा कि जितने भी जमनी इंतखाबात हुए, जितने भी उसके अंदर वो सीटें जो पीटीआई ने जीती थी, चाहे सिलेक्ट जिस तरीके से भी, उसको अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। आपकी ये पॉलिसियां जो है यही आपके लिए काफी है कि जो आपके 100 माहिरीन 200 माहिरीन थे, 200 अरब ला रहे थे, वो सारी बातें लोगों ने एक्सपोज कर ली। वो सब झूठ और शाहिदा साहबा ये बात आपकी दुरुस्त है कि पूरे पाकिस्तान से लोग, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग कराची जाते हैं और कराची में रोजगार के मौके हैं। कराची एक इंडस्ट्रियल सिटी है। शाहिदा रहमानी साहब, तो क्या आज भी हम बिजली के बिल जला दें? आज भी हम उंडी के जरिए पैसे ये बात दुरुस्त है, आप वो बात करते थे। ये बात दुरुस्त है कि कराची एक बड़ा शहर है, कराची पोर्ट सिटी है, कराची इंडस्ट्री है, कराची पाकिस्तान का दिल है, कराची पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और कराची का दिल भी बहुत बड़ा है कि पूरे पाकिस्तान से लोग वहां जाते हैं और वहां पे वो रोजगार के मौके उनको हासिल हैं। ये यकीनन एक काबिल तारीफ बात है। लेकिन दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान साहब, ये तो दुरुस्त बात है, ये तो पूरा निज़ाम है, पूरा मुल्क है, सारा मुल्क हमारा है। कराची के लोग हमारी तरफ आएँ, सैर व सयाहत करें, पंजाब जाएँ, बलूचिस्तान जाएँ, एक दूसरे को वेलकम करते हैं, ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन इसके साथ साथ अली मोहम्मद खान साहब, जब इस मुल्क में एहतिसाब की बात होती है, अब जाहिर है आपकी तो पहली बार हुकूमत यहाँ पे आई है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, तो एहतिसाब के अमल को क्वेश्चन कर दिया जाता है और फिर ये इसको एक सियासी मामला बना दिया जाता है। लेकिन बहरहाल करप्शन तो रही है ना, एहतिसाब तो अगर होना है तो वो तो होना है। अली मोहम्मद खान साहब, करप्ट वो टोला जो हुकूमत में बैठा उसका एहतिसाब नहीं होता, ये कैसा इंसाफ है? अली मोहम्मद खान साहब, ये जो देखिए पीपल्स पार्टी का एक मसला है, आप कोई भी बात करें लेकिन सिंध की बात अगर आप करेंगे तो इसको कोई दो एरिया समझता है। अगर मैं इनकी बात सही समझ लूं कि पूरा पाकिस्तान इलाज और सब चीजों के लिए कराची आ रहा है और इन्होंने कराची को जन्नत बना दिया है, तो फिर कराची के लोग पीपल्स पार्टी पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते, वोट क्यों नहीं देते? इसकी वजह यह है कि उन्होंने कराची को फेल किया। इन्होंने कराची को अपने पिछले 15-20 सालों में उसका हक नहीं दिया, इसीलिए कराची में इस बार सबसे ज्यादा वोट 2018 के इलेक्शन में हमें दिया। 2013 में भी बहुत बड़ा वोट हमें पड़ा, उस जमाने में जब वहां अल्ताफ दहशतगर्द का तो जी बोलता था, में हिम्मत नहीं थी। ये अल्ताफ हुसैन को साथ मिला के हुकूमत बनाते थे। इमरान खान उस आदमी के खिलाफ निकला जब 12 मई हुआ। हाँ, हमने एमपीएम को अपने साथ मिलाया, हुकूमत बनाई जब उन्होंने अल्ताफ से इनकार किया, लेकिन ये उस गद्दार को साथ मिला के उन्होंने हुकूमतें बनाई। कराची को इसलिए ये वोट नहीं, ये तवज्जो नहीं देते कि कराची इनको वोट नहीं करता। कराची ने पहले जमात इस्लामी को वोट किया, उसके बाद एमपीएम का दौर आया और अब हमारा। ये तो वहाँ बेनजीर भुट्टो साहबा की और भुट्टो साहब की आबाई सीट जो है वो हार गए, बिलावल साहब आपकी सीट हार गए, कराची की क्या बात करते हैं। देखें जावेद साहब,
इस वक्त इन लोगों की सियासत की वजह से भुट्टो की पीपल्स पार्टी को उन्होंने लड़काना की एक इलाकाई जमात बना के छोड़ दिया। एक वक्त था हमारे पेशावर, इधर चतराल से, इधर मर्दान से और पिंडी से, लाहौर से पीपल्स पार्टी सीटें निकालती थी, जीतती थी। NA1 एक जमाने में पेशावर और फिर चतराल था, वहां से जीतती थी शहीद। ये इनके जरदारी साहब के कारनामे। जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, एक जमाने में पूरे पाकिस्तान की जमात थी, उसका ऊपर पंजाब की इलाकाई जमात बना दिया मियां साहब। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी फोकस नहीं किया, ना उन्होंने कभी कराची पे फोकस किया, ना सिंध पे मियां साहब ने, और ना कभी खैबर पख्तूनख्वा में आके कोई यूनिवर्सिटी बनाई या कोई डाल। इमरान खान भाई ये सब लीडर है जो कराची भी जा रहा है, जो गवादर पे भी फोकस है, नाराज बलोचों को राजी करने की भी बात करता है। और ये भी मत भूलें कि नाराज बलोच पहली बार जब पहाड़ों पे गए तो भुट्टो की हुकूमत थी, भुट्टो के ऑपरेशन की वजह से पहली बार ऑपरेशन की बुनियादी भुट्टो साहब ने डाली थी, जब एक इलेक्टेड हुकूमत को वहां उन्होंने मुअत्तल करके वहां एक गवर्नर राज लगाया था। इस वक्त इमरान खान साहब की सूरत में पाकिस्तान को लीडर ऐसा मिला है जो इलाके की नहीं बात करता, जबान की नहीं बात, पाकिस्तान की बात करता है। वो जिस तरीके से उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है, कुछ सोच सकता था, कुछ सोच सकता था? उसको पता नहीं है कि उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ी। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। और एहतसाब, क्या इमरान खान साहब के घर का पैसा चोरी हुआ है जो 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 ये लोग समझते? देखें, एहतसाब जब तक नहीं होगा, करप्शन का जब तक हिसाब नहीं होगा, क्यों जो है वो लोग जिनके साथ 80-85 में जो है छोटे छोटे कारोबार से एक मिल नहीं थी चंद लोगों की, आज जो है वो अरबपति हैं। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और तमाम उनके लोग तरफ नहीं है, लेकिन इनको बेचारों को डिफेंड करना पड़ता है, वरना इनको फिर टिकटें नहीं मिलती, इनको सेनेट की टिकट नहीं मिलती, रिजर्व सीट की टिकट नहीं मिलती, इनको फिर इलेक्शन की लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलती, इनको मजबूर करना पड़ता है अपनी लीडरशिप की करप्शन के इश्यूज पे। ये हमारा काम तो नहीं है। देखें, जावेद साहब आप भी बैठे हुए, वलायत साहब भी बैठे हुए, मेरी लीडरशिप पे अगर कोई करप्शन का दाग लगता है, वो जाने, उसका वकील जाने, मेरा कोई नहीं काम उसको डिफेंड करना। मैं तो अपनी जमात की लीडरशिप की पॉलिटिकल व्यूज को डिफेंड करने बैठा हूँ। ये हमने पॉलिटिकल वर्कर्स को जो है जाती नौकर बना दिया हुआ है पाकिस्तान में, ये हमारा कल्चर रह गया। तो क्या ये इस वक्त आजाद कश्मीर में लेके जाना चाहते हैं? ये जो इन्होंने दिया, क्या दिया पाकिस्तान को पिछले 40-50 साल में? अरबों खरबों रुपए के कर्जे, करप्शन, मेरिटोक्रेसी की खिलाफ वर्जी, जिसकी लाठी उसकी बैंच का निजाम दिया। इमरान खान इंसाफ की बात करता है तो जुल्म करता है, उसके खिलाफ फिर जाके जाती बातें की जाती। देखें, मैं दोबारा ये कह रहा हूं, अगर तो आपने कुछ किया है आजाद कश्मीर को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून ने कुछ दिया, तो जाके अवाम को बताएं तो सही। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप गई है, मरियम साहिबा गई है, कोई एक बात की है कि पिछले 5 साल तो मुस्लिम लीग नून की उधर हुकूमत रही है, कुछ तो अच्छा किया होगा ना, कुछ तो किया होगा। कोई साइकिल वाले का कोई घर बना दिया होगा, कोई रोड बनाई होगी, कुछ तो किया होगा। व्हाट हैव दे गॉट टू ऑफर? नथिंग, जस्ट इमरान खान बैशिंग। ये इमरान खान अभी जा रहे हैं, इंशाल्लाह इनको पता लग जाएगा कि कश्मीर के अवाम किसके साथ है इंशाल्लाह। ठीक है, एक गुफ्तगू में एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अब खसारा बस, खुदारा। goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's
प्रोग्राम नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अदील वड़ाइद साहब, बयानिया ये बनाया जाता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, एहतसाब नहीं होता, ये एक सियासतदानों को जकड़ने का एक तरीक़ा है। तो फिर इस बयानिए का जवाब क्या है? फिर सवाल तो यहाँ पर यह पैदा होता है ना कि टीटीज़ कैसे आती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग फिर कैसे होती है, ये जाली बैंक अकाउंट्स कैसे बनते हैं और कैसे निकलते हैं? फिर जावेद साहब, जो असल मसला है ना, वो है ये एहतसाब का। इमरान खान का नैरेटिव ही एहतसाब है। अब मसला ये है अपोजिशन में जो जमातें हैं, माजी में जो आदतें पड़ी हुई हैं बहुत सारे लोगों को कि जी कोई मसला नहीं है, केस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जान छूट ही जाएगी। इस मरतबा क्या हो रहा है, जो इनकी लड़ाई है बुनियादी तौर पे एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, वो कहते हैं जी हमें रिलीफ चाहिए, हमें रिलीफ लेके दें। इनको पहली मरतबा जवाब मिला, जाएं अदालतों में जाएं, आप वहां से साफ सुथरे होके निकलें, मसला ही नहीं है, ना कोई मुदाखलत है, ना कोई अब वो आते हैं जो पुरानी खराब हुई हुई है ना, वो असल मसला पैदा कर रही हैं। अब जी क्या डिमांड है जी जरदारी साहब के केसेस कराची क्यों शिफ्ट कर दिए जी कराची? अब नैब का इसमें क्या मौकफ है कि जी जो गवाह है उसकी वहां प्रोटेक्शन कौन देगा? तो इसी तरह यहां पर जो अभी हालिया जमानतें हुई हैं, उन जमानतों में जो रिमार्क्स आए हैं, अब अदालतों ने देखें फैसला करना होता है कानून के मुताबिक। अब मुझे समझ आई है कि ये जब मैं एहतसाब से मुतल्लिक कवानीन के इस सारे प्रोसेस को गुज़िश्ता एक दहाई से कवर करता आ रहा हूं, तो अब मुझे फिर समझ आई कि क्यों नहीं नैब के जो ऑर्डिनेंस में, नैब के कानून में तरमीम हो सकी। हर मरतबा कोशिश की जाती है, वो क्यों नहीं हो पाती? वो इसलिए नहीं हो पाती कि अपने आप को मुस्तकबिल में बचाने के लिए इस तरह के प्लान बनाए जाते हैं। मसलन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एक कानून था जावेद साहब, FATF ने जब कह दिया कि खुदा ना खास्ता अगर आपने इस पर अमल नहीं किया तो ये मामलात जो हैं वो खराब हो सकते हैं, वो हमें बिल मंजूर करना पड़ा और अपोजिशन ने उसमें अपनी मर्जी की चीजें रखवाई और उसमें इस तरह की चीजें थी कि FATF ने दोबारा उस पर एतराज लगा दिया। अभी हमें दोबारा उस पर मैं आपको बताऊं कि तरमीम 2-3 क्लॉजेस में करनी पड़ेगी क्योंकि FATF ने एतराज लगा दिया। इसी तरह नैब के मामले पे, नैब ऑर्डिनेंस के मामले पे क्यों नहीं कंसेंसस होता? उसकी रीजन ये है। तो ऐसा कोई कानून बनने ही नहीं दिया जाता जिसमें ये जो हमारे जो असल में इस मुल्क के जो पे हुकूमत करने वाले ये लोग जिनको पता होता है अगली मरतबा भी हमने आना है, तो ये बनने ही नहीं देते। अच्छा, अब क्या हो रहा है? सेक्शन 9 क्या कहता है नैब का? सेक्शन 9 में तो ये है कि जो एक्यूज्ड है, जावेद साहब मनी ट्रेल देनी है, उसने जो अपने एसेट बियॉन्ड मींस पे जस्टिफाई करना है कि मेरे ये जायदादें हैं, ये मेरी मनी ट्रेल है। अभी तक जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं, एक भी केस में किसी बड़ी शख्सियत ने मनी ट्रेल नहीं दी, बल्कि कहा नैब साबित करे। अब नैब के लिए ये मसला है कि कानून तो ये कह रहा है, फिर नैब भी जाहिर है जब कानून ये कह रहा है हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता है। अदालतों में जाके मामलात जो हैं वो चूंकि जब नैब बनाम केस होता है फलां शख्स के, तो वो चीजें नैब पे डल जाती हैं और कहते हैं जी प्रोसिक्यूशन तो बड़ी वीक है। फिर दूसरा और बड़े मसाइल हैं, अदालतें ऐसी हैं, मतलब अदालतें इतनी कम थी कि अब 120 अदालतें क्यों कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि अदालतों के ऊपर बर्डन इतना ज्यादा था कि एक गवाह जब अपनी गवाही देता है उसके 1 साल बाद जब उसको अदालत में लाया जाता है उसको तो याद भी नहीं होता उसने 1 साल पहले क्या कहा था। उसके लिए अब सेल बनाया गया नैब में उनकी ओरिएंटेशन के हवाले से गवाहान की। तो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जरूर जा रही हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मामला है, ये जितने लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, कल को इस हुकूमत, ये जो आज हुकूमत में लोग बैठे हैं, कल को इन्होंने भी फेस करनी है चीजें। लेकिन जिस पर भी बात होगी अपनी मनी ट्रेल तो दें। एक भी बंदे ने, मैंने अभी तक एहतसाब अदालत को जो कवर करते हुए देखा है, इवन मियां नवाज शरीफ के किसी केस में जिसमें उनको सजाएं हुई हैं, कोई मनी ट्रेल नहीं दी, उस केस को लड़ा ही नहीं गया। सबसे बड़ा क्या, कौन सा केस चल रहा है? पनामा का। पनामा का चल रहा है ना। पनामा में सबसे जो अहम किरदार है वो किसका नाम सामने आ रहा है? मियां नवाज शरीफ का। मियां नवाज शरीफ का केस मेरिट्स पर अभी तक लड़ा ही नहीं गया और इस तरह की चीजें बना के और कहा जा रहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। मान लिया जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, आप भी तो कुछ बताएं अवाम को। ये जो चीजें हैं सामने, आपने हुजूर ये हैं वो जराए कहने के बाद मामला खत्म कर दिया और आपने कहा कि ये अदालतें जो हैं जी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। इस तरह नहीं चल सकता। एहतसाब जाहिर है इमरान खान साहब का नैरेटिव है, इमरान खान साहब जान छोड़ने वाले नहीं है। और ये देख लें अपने उनके जब अपने काबीना के लोगों पर उंगली उठती है तो उनको रिजाइन करना पड़ता है। माजी में कौन सी ऐसी मिसाल थी? कौन सी? ये सोसाइटी में एक बहुत बड़ी चेंज है, बड़ी तब्दीली है और मैं समझता हूं यही एक तब्दीली है, ये खुशाइंद है।
ये शाहिदा रहमानी साहिबा, पीपल्स पार्टी ने भी 3 बार हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून ने भी 3 बार हुकूमत की। ये गिला मौजूदा हुकूमत का, ये जो अली मोहम्मद खान साहब फरमा रहे हैं कि ये इतने अरबों डॉलर के जो कर्जे आ गए और मुल्क पे चढ़ गए, ये बहरहाल ये तो एक हकीकत है ना कि 3-3 बार आप लोगों ने हुकूमत की। और एक आम आदमी के जहन में ये एक सवाल और एक तासुर तो उभरता है कि हमें एक ऐसे निज़ाम की तरफ जाना है जहाँ हमारे मसाइल हल हों, इशूज़ हल हों। तहरीक इंसाफ तो आई, 3 साल हो गए इसको हुकूमत में आए। अब ये जो नैब के तरामीम की बात हुई कि तरामीम नहीं की गई, जिस तरह फदील वड़ाइच साहब ने भी इशारा किया, इसी तरह की और भी इस्लाहात हैं। आप लोगों ने मिसाक़े जमहूरियत में बैठ के दोनों जमातों ने यह फैसला किया था कि हम इंतखाबी इस्लाहात भी करेंगे और बहुत कुछ आगे बढ़ाएंगे। अब ना तो आप इस्लाहात पे आगे बढ़ रहे हैं, ना तो आप तरामीम पे आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर क्यों कर आपकी नीयत पर शक ना किया जाए। काश के अली मोहम्मद खान बड़े कुरान की आयत पढ़ते और ये बताते कि इमरान खान साहब ने बनी गाला को रेगुलाइज करा के गरीबों के घर क्यों छीन लिए। काश ये बताते कि मनी ट्रेल जो है वो अलीमा खान ने कहाँ से सिलाई मशीन कर करके इतने अरबों खरबों रुपए बना लिए। काश के अब मुझे कंप्लीट करने दे, मैंने इल्जामात बर्दाश्त किया, यही हौसला होना चाहिए, ठीक है। काश वो जहांगीर तरीन की भी मनी ट्रेल ले लेते और उनको एनआरओ ना देते बजट के अंदर। काश वो खुसरो बख्तियार को भी ना देते। तमाम कैबिनेट में बैठे हुए करप्ट माफिया के खिलाफ भी वो एक्शन लेते। सिर्फ रिजाइन लेके तो जहां जिस पर इल्जाम आ रहा है वो उसको फारिग किए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन की आपने बात की, जहांगीर तरीन का तो केस है पड़ा हुआ। ये आपका एहतिसाब है, ये इंसाफ है। आप तो 100 दिन के अंदर तब्दीली लेके आ रहे थे, आपके पास तो माहिरीन की टीम थी, कहाँ गए वो सारे लोग। आप बात करते हैं एहतिसाब की, आप तो करप्ट माफिया का वो टोला है कि आटा चीनी माफिया, दवाएं माफिया, पेट्रोल माफिया, एलएनजी माफिया, सारा माफिया तो आपके साथ बैठा हुआ है। आप बात कर रहे हैं उन सबके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, इस तरह की उनके सबके खिलाफ केसेस चल रहे हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, और अब भी कर रहे हैं। हमें किसी से कोई नहीं, एनआरओ आपने जिनको देना था वो दे रहे हैं, वो आपके एटीएम बने हुए, इस पे हमें कोई ये एहसास, अगर आप इसको कहते हैं तो आपको भी मर के अल्लाह को जान दे हुई है। आप बता दें कि उन लोगों को क्यों आपने फ्री हैंड दिया जिनकी मोटी मोटी नैब की फाइलें। सिर्फ अगर एहतसाब होगा तो खुर्शीद शाह साहब का होगा, क्योंकि आज तक आप रेफरेंस नहीं पेश कर सके। नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उससे अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते हैं, इसको एहतसाब नहीं कहते। आप लेकिन केसेस तो वो हैं जो पहले से बने हुए हैं। इनमें से बताएं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने केसेस बनाए हुए हैं। असल तो मामला शाहिदा रहमानी साहिबा, असल तो मामला यही है कि केसेस वो बने हुए हैं जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपनी अपनी हुकूमतों में बैठ के एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए हैं। केसेस तो वो हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बने हुए हैं। इसमें कोई ऐसा केस बता दें जो तहरीक इंसाफ ने आप लोगों के खिलाफ बनाया हो। नैब का तो वो इदारा है, उसके चेयरमैन वो हैं जिन्हें आप लोगों ने 18वीं तरमीम के तहत हुकूमत में रहते हुए, ऑपोजिशन में रहते हुए, आप लोगों ने उनको नामजद किया था। अली मोहम्मद खान साहब, क्या ये ऐसा ही है जो आपके पास लोग हैं जो कि किसी केस में मतलूब या किसी भी किस्म की करप्शन में मुलव्वस हैं, आप लोग उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं? क्या ऐसा ही है? अफगानिस्तान का इशू, प्राइम मिनिस्टर उसमें बैठना पसंद नहीं करते, ये बात करेंगे अपोजिशन के साथ। बात करूं जी अली साहब। अच्छा देखें, बात हमारी मोहतरम मेंबर साहिबा की तरफ से जवाब कोई एक ही नहीं आया कि मनी ट्रेल देना चाहिए। देखें, पहले तो हम एक नुक्ते पे इकट्ठे हों, चार बंदे इधर बैठे। आप अपनी पार्टी का, हम तो दे रहे हैं, हमारा तो आपने अरबों खरबों जमा कर लिया, अब तो पाकिस्तान के कर्जे उतर जाने। शाहिदा साहब आप सुनिए ना, आप सुनिए, आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जी अली साहब, जी अली साहब, जी अली साहब, थोड़ा सा पानी पिलाएं। अब तो आपको जरूरत ही नहीं थी, तो जी आप जवाब सुन लीजिए। शाहिदा साहिबा आप जवाब सुन लीजिए, सबके पास से पैसे निकल गए, कौन भी आप जवाब सुन लीजिए। शाहिदा साहिबा वक्त कम रह गया है, आप जवाब सुन लीजिए। अली मोहम्मद खान साहब का जवाब भी सुन लीजिएगा, आप जवाब सुन लीजिएगा अली मोहम्मद खान। जी अली साहब। रोहित साहब ये बड़ी परेशान है। देखिए मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ फिर भी आप कहते हैं कि अगर इन जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स इस नुक्ते पे हमारे साथ इकट्ठे हों कि हम सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है,
मैंने इमरान खान साहब की खबर में नहीं लेटना, जरदारी साहब की नहीं लेटना। हम चारों इधर बैठे हैं और हम चारों मिडिल क्लास के लोग हैं। दो इसमें पॉलिटिकल वर्कर हैं, दो जर्नलिस्ट। अच्छा, हम क्यों किसी के करप्शन को छुपाने के लिए अपनी आखिरत और आखिरत खराब करें? दुरुस्त। हम अगर यहाँ इस एक नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं कि भाई इस मुल्क में करप्शन नहीं होनी चाहिए, सियासत को करप्शन के लिए नहीं यूज होना चाहिए, तो फिर पे एक और पे इकट्ठा होना होगा कि अपनी अपनी लीडरशिप से सवाल करने की हिम्मत पैदा करें। और हम बताएं, जब हमारी हुकूमतें थी, हमने अपनी हुकूमत में कितना एहतसाब के निज़ाम को मजबूत किया। जिन लोगों की नाम यहाँ पे किए जा रहे हैं, मुझे आप बताएं क्या पूरा पाकिस्तान नहीं जानता? बगैर नाम दिए मैं आपको कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान नहीं जानता। आप क्या बात करते हैं? देखें, या तो इस मुल्क को ठीक होना है या इसको ऐसे रहना है। आप क्या चाहती हैं? देखें, अब मेरी उम्र 50 के करीब होने जा रही है, 45 का हूं। अब हमारे बच्चों की नस्ल है वो आ रही है इस मुल्क में। ऐसे मुल्क में तो आपको रहने देना, जहाँ जो है बच्चों से रेप हो, जहाँ नौकरियां पैसों पे बिके, जहाँ जो है इलाज के लिए आपको सरकारी टेलीफोन की जरूरत हो। ये अपने मुल्क दिया पाकिस्तान को। बड़े देखें, खुदा का वास्ता है, अपने पे नहीं अपने बच्चों पे तो रहम करें। जिन लोगों के हाथ आपकी लीडरशिप देना चाह रहे हैं, क्या वो इसके अहल है? क्या उनमें सलाहियत है? सिर्फ इस वजह से कि कोई किसी बड़ी शख्सियत का बेटा या बेटी या पोता या पोती है, ये मयार है आपकी लीडरशिप का? कोई पाकिस्तान के कारकुनों आम लोगों के नसीब में नहीं है। सारी उम्र हमने गुलाम रहना, ये मुल्क हमने गुलामी के खिलाफ है बात की। देखें, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मिसाल हमारे सामने है। किसी बाप या दादा की वजह से नहीं वो लीडर बना था, वो कायद आजम इसलिए बना कि वो कायद आजम था, वो मेहनती था। हमें मैसेज अपने पाकिस्तानियों को ये देना चाहिए कि पाकिस्तान का निज़ाम हम ऐसा बनाएंगे जहां अगर सियासी जमात हो या सिविल सर्विस हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो या जुडिशरी हो या बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, वहां आम आदमी मेहनत के बलबूते पे जाएगा। इस वजह से नहीं कि कोई खान है या कोई भुट्टो है या कोई शरीफ है। नो, इट विल बी मेरिटोक्रेसी पे आगे पाकिस्तान ने जाना है। तो ये अपना जो है ना, ये अपना फलसफा आप अपने पास रखें। अब पाकिस्तान में आगे जाना है और बहुत बेच लिया हमने यहाँ शहीदों का खून। कोई अपने जो है लीडर के 4-4 बार हुकूमतें बना दी है पीपल्स पार्टी और 3 बार मुस्लिम लीग में। बताए मुझे पाकिस्तान को किधर आपने कहाँ का छोड़ा है? पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है दुनिया में बदनाम कर दिया आपने। पाकिस्तानियों को दुनिया में 2 नंबर कौम के तौर पे आपने पेश किया है, क्योंकि हमारी लीडरशिप सारी पाकिस्तान से पैसे निकाल के बाहर बैठी हुई है। जैसे इस पे केस आता है या मुल्क से बाहर जाते हैं या अस्पताल जाते हैं, केस ना हो ठीक ठाक होते हैं। जैसे ही केस आता है, छड़ी हाथ में और जो है पासपोर्ट जेब में। तो गॉड से ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। इंशाल्लाह हम इस मकसद के लिए आए हैं। जहां तक हमारी जमात के लोगों का ताल्लुक है, मैं कहता हूँ बिल्कुल उसमें भी सुकम है, लेकिन कम से कम हिम्मत तो है। अपने लोगों से सवाल तो करते हैं, उनसे बाजार से वापस तो लेते हैं। उनमें से बहुत से लोगों को जेल में भी डालते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं। आप किसी चपरासी से कभी सवाल नहीं किया, तो हमसे किस तरह आप सवाल कर सकते हैं? और इंशाल्लाह भी ये आप जो है 25 जुलाई को, अभी जुलाई के इलेक्शन में कश्मीर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कश्मीरी आजाद कौम है, वो जफाकश कौम है और वो जो है बहादुर कौम है और वो गैरती कौम है। वो इंशाल्लाह अपने मुस्तकबिल का फैसला वो करेंगे जो वो सोचते हैं कि उनके हाथ में उनके बच्चों का ठीक है। और जैसे कि इमरान खान साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे बाद कोई आदमी आया है जिसने मुल्क की गैरत पे बात किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। जी, पाकिस्तान को हर सूरत आगे जाना है, पाकिस्तान को हर सूरत आगे जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, शाहिदा रहमानी साहिबा और अदील वड़ाई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल अवाम के दिलों में और अवाम के जहनों में ये सवाल तो यकीनी तौर पर पैदा होता है कि जो पहले से मौजूद सियासी जमातें हैं, इन्होंने 3-3 बार पाकिस्तान पर हुकूमतें की हैं। ये आज जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, आखिर क्या वजह थी कि 3-3 बार हुकूमतें करने के बावजूद भी पाकिस्तान के अवाम की हालत बेहतर नहीं हो सकी और पाकिस्तान की मईशत की हालत बेहतर नहीं हो सकी? तहरीक इंसाफ पहली बार हुकूमत में आई है और जाहिर है कि अवाम ने इनको वोट दिया है। ये जमहूरी हक़ है कि वो 5 साल पूरे करे और अपना एजेंडा अवाम के सामने पेश करे। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। सियासी जमातों को सिर्फ अपना विजन और मंशूर पेश करना चाहिए ताकि अवाम से वो वोट हासिल कर सकें, न कि एक दूसरे पर ज़ाती तनकीद करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।